आज का टॉपिक है एरे। एरे आप सबको पता है कि एक तरह का कलेक्शन है। बहुत सारे एलिमेंट को हम लोग एक साथ कलेक्ट करते हैं, बट इसमें कंडीशन ये अप्लाई होता है कि जो कलेक्शन है वो सिमिलर कलेक्शन होना चाहिए, एक ही बिहेवियर वाले डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होना चाहिए, तो उसको हम लोग एरे कहते हैं। तो यहाँ आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप, यानी इसके अंदर जो डेटा टाइप होगा सभी एलिमेंट्स का वो सेम होना चाहिए, सेम डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? मीन्स जैसे सपोज कीजिए हमने 4, 5, 6, 7, 9 ये इनपुट किया है, तो ये क्या है, इसमें आप देख रहे हो सब ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इंटीजर है, तो इसको आप एक एरे कह सकते हो। लेकिन सपोज कीजिए आपने 4.5, 6, 7, 9 ये आपने इनपुट किया है, तो क्या ये एरे है? नहीं है, ये एरे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फ्लॉट है और ये जो नंबर्स हैं ये इंटीजर नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग सिंपल कलेक्शन तो कह सकते हैं, बट ये एरे नहीं हो सकता। तो एरे का मतलब है कि जो भी डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट किया गया है उसके अंदर सिमिलर बिहेवियर होना चाहिए, यानी उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, तो अब इसको सी लैंग्वेज के अंदर इस एरे को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं ये देखिए आप। अभी तक आपने जैसे एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर ए, इसका मतलब बताओ क्या होगा? ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक स्पेस लेगा। कितना स्पेस लेगा? ये 2 बाइट स्पेस लेता है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और इसके अंदर कोई भी एक इंटीजर नंबर आप स्टोर कर सकते हो। तो ये आपका एक सिंगल डेटा एलिमेंट यहाँ पे आपने स्टोर किया है। अब इसी को सपोज कीजिए आपने इस तरह से डिफाइन किया है, ये देखो सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पर कोई भी एक नंबर आपने पास किया। मैंने क्या पास किया है? 6 पास किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें टोटल 6 एलिमेंट यानी 6 एंटीजर नंबर्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो। एक कंप्यूटर मेमोरी के अंदर देखिए टोटल कितना स्पेस लेगा 6 एलिमेंट के लिए। एक एलिमेंट कितना लेता है? 2 बाइट लेता है। तो ये 1 2 3 4 5, ये देखिए ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। मतलब ये हुआ कि 2 बाइट्स के 6 ब्लॉक को ऑक्युपाइड करेगा। टोटल 12 बाइट्स मेमोरी स्पेस ये रिजर्व करेगा इसके लिए। और इसमें जो एलिमेंट आप स्टोर करोगे वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? वो इंटीजर ही कर सकते हैं, इसके अंदर प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ डेटा टाइप आपने इंटीजर दिया हुआ है। तो इस एरे का मतलब ये होता है कि वेरिएबल एक ही है, बट एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे से कि एक ही वेरिएबल के अंदर इतने सारे नंबर्स अपने स्टोर कर दिया, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इसको किसी नंबर को हमें रिट्रीव करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए इसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। यानी वेरिएबल का नेम एक है लेकिन इसके जो इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये इंडेक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये हमें नहीं करना होता है, एज ए प्रोग्रामर को नहीं करना होता इंडेक्स, ये ऑटोमेटिकली ये डिफाइंड है कि जैसे ही आप एरे बनाते हैं तो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस वेरिएबल ए के अंदर जो 0 पोजीशन पे आपने स्टोर किया है वो यहाँ पर स्टोर हुआ है 7, मीन्स ए ऑफ 0। इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, ए ऑफ 0 का मतलब है वेरिएबल हमारा ए है और इसके 0 पोजीशन पे आपने 7 को स्टोर किया है। ए ऑफ 1 पोजीशन पे क्या स्टोर किया है? 8 किया है। ए ऑफ 2 पोजीशन पे क्या स्टोर किया है? 3। ए ऑफ 3 पोजीशन पे आपने 2 स्टोर किया है। ए ऑफ 4 पोजीशन पे आपने 8 स्टोर किया है। ए ऑफ 5 पोजीशन पे क्या स्टोर किया है? 9 स्टोर किया है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही वेरिएबल्स के अंदर आप बहुत सारे नंबर स्टोर कर सकते हैं, बट उसको एक्सेस करने के लिए बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स असाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक ही वेरिएबल के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है। क्लियर? बट कंडीशन ही है इसके जो डेटा टाइप है वो सिमिलर होना चाहिए, जैसा कि एरे डिक्लेयर करते समय आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। यानी ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप स्टोर करोगे सबका डेटा टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। ये क्या है? ये वेरिएबल नेम है, यानी आपने जो एरे बनाया है उसको ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट है और इसके अंदर आपने साइज पास किया है, यानी इस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। समझ में आ गया? इसको हम लोग लीनियर एरे कहते हैं, लीनियर एरे या सीक्वेंशियल एरे। देखिए ये लीनियर एरे का मतलब ये होता है कि ये एक ही लाइन में आपने डेटा इनपुट किया है, एक सीक्वेंस में डाटा इनपुट किया है, इसीलिए इसको लीनियर एरे, सीक्वेंशियल एरे या वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। नोट करना चाहो तो आप नोट कीजिए, लीनियर एरे, वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे
और सीक्वेंशियल एरे के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सबको? अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इस एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से इसमें डेटा इनपुट करेंगे। क्या इसी तरह से आप डेटा इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनपुट करोगे, वन बाय वन यूजर को एंट्री करना होगा? सपोज कीजिए कि इसके अंदर यदि 100 एलिमेंट होगा तो क्या यूजर को 100 टाइम्स इस तरह से डेटा पास करने होंगे? नहीं, इसको 100 टाइम्स इस तरह से राइट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 100 या 50 जितनी बार आपको नंबर इनपुट करना हो एरे के अंदर, आपको पता है लूप आप सबने किया हुआ है, लूप का यूज करके हम लोग उसमें नंबर पास कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक आपको सिंपल सा प्रोग्राम आपको बताता हूँ। यहाँ एक एरे मैंने डिफाइन किया है, इंटीजर ए, साइज लिया है मैंने 5। इसका मतलब है कंप्यूटर मेमोरी में ये 10 बाइट्स मेमोरी स्पेस इसने रिजर्व कर लिया। इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4। देखिए आप एरे का साइज क्या है? 5 है, तो इसका जो लास्ट पोजीशन है वो क्या होगा? 5 - 1 यानी 4 होगा। ये 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए लास्ट पोजीशन 4 होगा, राइट। अब इसमें आपने नंबर एंटर करना है, तो क्या कॉन्सेप्ट है? 0 पोजीशन पे डाटा स्टोर होगा। ये मान लो आपने नंबर 5 इंसर्ट किया, 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 30, तो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट को इसमें पास करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, लूप चलाएंगे। आपने यहाँ इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट किया है, 0 से कहाँ तक? 4 तक। i < 5, ये देखो i++। क्लियर है? ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब इस लूप के अंदर आपने मैसेज राइट किया है, printf एंटर नंबर। ये मैसेज है, आप जैसे राइट करना चाहो आप राइट कर सकते हो अपने क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। अब आपने यहाँ पे क्या राइट किया? scanf %d एंड m% a ऑफ i। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने सिंगल वेरिएबल में स्टोर किया था, क्या पास किया था? इंटीजर a, यानी a के अंदर एक नंबर स्टोर हो रहा है। बट हमें इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग नंबर स्टोर करना है। ये जो इंडेक्स मैंने बनाया, देखो मैं यहाँ पर इसको फिर से बना देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्चुअली ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर दिखाई देगा। तो ये देखिए 0 1 2 3 एंड ये 4, इस तरह से। अब यहाँ इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा पास होगा, तो इस वजह से जो इंडेक्स का पोजीशन है हम लोगों ने आई लूप से इसको असाइन किया है। यानी फर्स्ट टाइम जब आप लूप चलाओगे आई की वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ पर क्या पास होगा? 0। तो क्या बनेगा फॉर्मेट इसका? a ऑफ 0, यानी यूजर अब जो भी नंबर यहाँ पास करेगा वो 0 वाले पोजीशन पे स्टोर होगा। नेक्स्ट टाइम बताइए आई की वैल्यू क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगा। देन यहाँ क्या बनेगा फॉर्मेट? a ऑफ 1, यानी a ऑफ 1 पोजीशन पे डेटा पास होगा। ठीक है, जो भी डेटा आप एंटर करोगे, स्कैन करोगे, वो 1 पोजीशन पे आएगा। इसी तरह बताइए नेक्स्ट टाइम क्या होगा? आई की वैल्यू 2, देन 2 पोजीशन पे डेटा इंसर्ट होगा, देन 3 पोजीशन पे इंसर्ट होगा। इस तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ इंसर्ट हो रहा है एरे के अंदर। आपने ये चीज देखा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसी तरह फिर से यदि इस डेटा को रिट्रीव करना हो, यानी आप इस डेटा को वापस प्रिंट करना चाहते हो जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है। नहीं, ये चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, ये मैंने बताया कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये किस तरह से वर्क करता है। अब ये डेटा कंप्यूटर मेमोरी में इंसर्ट हो चुका होगा, स्टोर हो चुका है, जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करोगे। अब सपोज कीजिए कि इसको हमें फिर से प्रिंट करना है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो आप अगेन लूप यूज कर सकते हो, फॉर i = 0, i < 5। ये सेम वेरिएबल आप ले सकते हैं। देखिए इस लूप का यहाँ पे रोल फिनिश हो चुका है, तो दोबारा इस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। यानी जब तक एक लूप आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक उस वेरिएबल को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये लूप हमारा फिनिश हो चुका है, उसके बाद आपने ये वाला लूप स्टार्ट किया है, तो इस वेरिएबल को अगेन मैं 0 से यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो अलग से वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पर प्रिंट किया printf, और ये आपने %d एंड a ऑफ i। बताइए समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे ब्रेसेस क्यों नहीं डाला मैंने? सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए ब्रेसेस जरूरी नहीं है। अब बताओ i की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 पोजीशन पे क्या है? एरे में क्या स्टोर किया होगा? जो भी डेटा आपने स्टोर किया होगा, इनपुट किया होगा, वो 0 पोजीशन से डेटा को प्रिंट कर देगा। फिर 1 पोजीशन पे डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। इस तरह से 1 by 1 पोजीशन के अकॉर्डिंग ये डेटा एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, स्टोर कर देगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा लीनियर एरे के अंदर डेटा इनपुट करने का तरीका है। यस कर सकते हो आप ऐसा। सपोज करो कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि इसको हमें जो नंबर इंसर्ट किया है, सपोज कीजिए आपने 4 5 3 9 2,
ये नंबर आपने स्टोर किया है इस लूप के अंदर। अब इसको प्रिंट यहाँ से रिवर्स से करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो बिल्कुल। आप रिवर्स लूप क्या होगा, 0 1 2 3 4 पोजीशन से लूप को आप ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में आप इसको लूप एग्जीक्यूट करो तो ये वाला नंबर प्रिंट होगा। यानी जो पोजीशन आप इनपुट करोगे यहाँ पे पास करोगे, एरे को क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। मैंने यहाँ पे 0 से पोजीशन पास किया है, आपने यहाँ 4 से पोजीशन पास किया, 4 3 2 1, तो इस हिसाब से प्रिंट करेगा, रिवर्स वे में प्रिंट होगा। यदि आप डायरेक्ट यहाँ कोई नंबर पास कर देते हो, जैसे हमने यहाँ पर लूप का यूज नहीं किया और आपने यहाँ पे पास कर दिया a of 3, तो जो 3 पोजीशन पे नंबर होगा उस नंबर को ये प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है? चलिए यस, मैं करके बता देता हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लूप लिया है फॉर i इक्वल्स टू 4, फोर्थ पोजीशन है लास्ट, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस। अब इसको आप प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट होगा, परसेंटाइल d एंड कॉमा यहाँ पर a ऑफ i। ये देखिए ये क्या प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू फर्स्ट टाइम आप बताओ क्या है, 4, तो फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम i क्या होगा, माइनस माइनस, यानी 3 पोजीशन पे ये 9 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम 2 पोजीशन पे। तो इस तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर? तो ये देखिए ये आपका एरे के अंदर डेटा इनपुट करने और डेटा को डिस्प्ले करने का एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए गुड। तो ये था हमारा सिंगल डायमेंशन एरे। देखो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। ये आपने अभी सिर्फ फॉर्मेट देखा है कि वन डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर करते हैं। ये वन डायमेंशनल एरे था, लीनियर एरे या सीक्वेंशियल एरे के नाम से इसको आप जान सकते हो, जानते हो, राइट? ठीक है, अब हम लोग 2D एरे समझते हैं। 2D एरे या इसको मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक्स, ये आपने मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में किया हुआ है, जो रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को इनपुट करता है। तो देखिए इसमें कैसे डिफाइन करते हैं इसको, इंटीजर a, देखिए ये सिंगल एलिमेंट इसमें आप इनपुट कर सकते हो। यदि आपने यहाँ पर 3 पास कर दिया, इसका मतलब है एक लीनियर फॉर्म में 3 एलिमेंट्स आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ये चेंज किया, यहाँ पर एक और सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के साथ मैंने 4 पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए रो एंड कॉलम्स, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 रो एंड 4 कॉलम्स बनेंगे। इसीलिए इसको हम लोग मैट्रिक्स या 2 डायमेंशनल एरे के नाम से जानते हैं। यानी ये इस तरह से देखिए ऐसे बनेगा 1 2 3, ये देखिए 3 ये रो बन गया एंड इसके 1 2 3 ये देखिए 4 कॉलम बन गया। इसका इंडेक्स भी ऐसे ही होगा 0 1 2 0 1 2 3, इस तरह से। अब यहाँ पर जो एलिमेंट इंसर्ट होगा तो देखो इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर 0 है। कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर इसका 0 है। यहाँ पे डेटा इंसर्ट करोगे आप कुछ भी तो बताइए रो नंबर क्या है, 0 एंड 1। तो इसमें भी इस इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट आप पास कर सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर एरे ए है, ए का मैंने यहाँ पर 0 राइट किया और ये 1 राइट किया, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या इनपुट किया है मैंने, इस पोजीशन पे 8 इनपुट किया है। देखिए एरे ऑफ 0 एंड 0 मीन्स यहाँ 7 इनपुट किया है आपने, यानी रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 0। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1। यहाँ मान लो मैंने 10 इनपुट किया है, बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 2। ये देखिए अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे बताइए, रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 3। यस, देखिए यहाँ आपने 18 पास किया है। अब ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो में आप आओगे, क्या हो गए, सेकेंड रो में अगेन फिर से ए ऑफ रो नंबर, बताओ ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है बाय डिफॉल्ट और ये कॉलम को। तो अब बताइए यहाँ पर इसका पोजीशन क्या होगा, 0। इसमें सपोज कीजिए आपने 9 पास किया है, 9 आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका पोजीशन क्या होगा, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1। इसका पोजीशन क्या होगा, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो इस तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा पास कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग लूप का यूज करेंगे। आप सबने नेस्टेड लूप किया हुआ है, तो यहाँ पर नेस्टेड लूप का यूज करके आप इसके प्रोग्राम को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे पास करते हैं। देखिए आपने एक यहाँ एक एरे आप ले लो, ए साइज क्या लिया है मैंने, साइज 2, और यहाँ मैंने 3 पास किया है। यानी इसका मतलब बताइए क्या होगा, 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स यहाँ पर हमने पास किया है। अब इसमें नेस्टेड लूप यूज करेंगे, तो इसके लिए आई और जे 2 वेरिएबल आप लीजिए,
आई और जे। अब देखो यहाँ फॉर आई इक्वल टू 0, देखो जो आउटर लूप होगा वो रो को रिप्रेजेंट करता है बाय डिफॉल्ट। तो आई 0, आई लेस देन क्या होगा बताओ, 2 होगा, आई लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे रो नंबर कितने हैं 2। तो ये 0 एंड 1, यानी इसमें जो रो बनेगा इस तरह से बनेगा, ये देखिए 0 एंड 1, सिर्फ 2 रो बनेंगे, इसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए मैंने 0 आई लेस देन 2, या आप आई लेस देन इक्वल 1 भी लिख सकते हो, 0 से 1 तक लूप चलेगा, राइट। एंड आई प्लस प्लस, ये जो आउटर लूप हो गया ये रो को रिप्रेजेंट करता है बाय डिफॉल्ट, ओके। एंड अब इसमें कॉलम कितने बनेंगे, 3, 0 1 2। तो इसके लिए आप जो इनर लूप आप यूज करोगे, j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। समझ में आ रहा है सबको? हम लोगों ने पहले नेस्टेड लूप किया हुआ है, जिनको नेस्टेड लूप समझ में नहीं आ रहा है वो आप नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट एक बार और स्टडी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसमें मैसेज राइट करना चाहते हो तो देखिए मैसेज राइट करो, प्रिंट एफ एंटर नंबर, उसके बाद स्कैनफ, यहाँ पर देखो बता सकते हो कोई %a, और यहाँ पर रो एंड कॉलम पास करना है। तो देखिए ये इस तरह से आप पास करोगे, यहाँ पर ये रो एंड ये क्या होगा जे पोजीशन, देखिए इस तरह से आप पास करेंगे। फिर आपने इसको क्लोज किया, फिर इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दो। देखो ये नेस्टेड लूप का फॉर्मेट मैंने बनाया है। इसमें मैट्रिक्स के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए इंडेक्स यूज करता है। आप कंपाइल करके देखो, लोगों ने पहले कंपाइल किया हुआ है, फिर से कंपाइल करो इसको। देखिए फर्स्ट टाइम आप इसको कंपाइल कीजिए, आई की वैल्यू क्या होगा फर्स्ट टाइम 0, राइट। अब यहाँ आप एक मैट्रिक्स बना लो जहाँ पे हम लोग डाटा फिट करेंगे 0 1 0 1 2। अब बताइए आई की वैल्यू क्या है, आई बताओ क्या है, फर्स्ट टाइम 0 होगा, तो जे बताइए क्या होगा, ये बताया हुआ है हमने। यहाँ पर मैं इसको एक बार प्रॉपर कंपाइल नहीं करने जा रहा हूँ, आप सबको ऑलरेडी पता है। आई एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट टाइम 0, देन जे क्या होगा, जे पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से। तो देखिए जब आई 0 होगा, जे 0 होगा, तो रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 0, तो 0 0 पोजिशन पे एलिमेंट इनपुट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम आई क्या हो जाएगा 1, सॉरी जे क्या हो जाएगा 1, और आई क्या है 0, तो ये देखो ये हो गया 0 एंड जे हो गया हमारा 1, यानी ये इस पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो यही है ना, रो आई 0 और जे 1, तो इस पोजीशन पे आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा। अब बताइए जे क्या होगा 2 होगा, तो क्या होगा ये रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 2 पोजीशन पे यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगा, फिर जे देखिए आप, जे क्या होगा फिर से 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, तो आई यहाँ पर 1 है, जे की वैल्यू क्या होगा 0, यानी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 पोजीशन पे यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट होगा। फिर यहाँ अपने जे की वैल्यू क्या होगा 1, देन 1 ऑफ 1 पोजीशन पे डेटा इंसर्ट होगा। फिर आपने यहाँ क्या होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 पोजीशन पे डेटा इंसर्ट होगा। इस तरह से देखिए पोजीशन के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ फिट हो गया। तो इसमें 2D एरे के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए आप नेस्टेड लूप का यूज करोगे और इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये भी चलो नोट करना चाहो आप लोग नोट कर सकते हो। अब इसको प्रिंट करना है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। देखो ये डेटा इनपुट तो हो गया, बट अब ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा इस फॉर्मेट में। यदि इस फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग इसके नीचे फिर से आउटपुट के लिए आप लोग लिखो, एक बार मैं राइट करके बता देता हूँ। इसी प्रोग्राम के ठीक नीचे आप यहाँ मैसेज प्रिंट करना है, तो ये मैसेज राइट कर लो, प्रिंट एफ आउटपुट, ये जस्ट मैसेज है, आप लिख लो। अच्छा ये जो मैंने एंटर नंबर दिया था, ये जब इनपुट करोगे तो बार बार ये मैसेज आएगा एंटर नंबर, इसलिए हमने लूप के अंदर यहाँ पे इसको डिफाइन किया था। इसको आप लूप से बाहर भी कर सकते हो। चलिए तो प्रिंट एफ, ये मैसेज मैंने प्रिंट किया लूप से बाहर, यानी ये आउटपुट लिखा हुआ आएगा एज इट इज। उसके बाद अब ये नंबर प्रिंट करते समय यहाँ पर ये स्कैनएफ की जगह क्या होगा, ये देखिए प्रिंट एफ, और यहाँ ए को आपने प्रिंट कर दिया। बाकी सब कुछ सेम है, जो इनपुट करने के लिए आपने लूप यूज किया था सेम लूप कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है। अब ये देखो ये आपका एक रो प्रिंट होने के बाद
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए सेकेंड रो, इसके लिए आपको स्लैश एन यहाँ पे यूज़ करना होगा। यदि ये आप यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो जो सेकेंड रो है वो भी इसी में प्रिंट कर देगा, एक ही रो में प्रिंट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर न्यू का मतलब है कि ये एक रो प्रिंट करने के बाद, यानी एक रो के अंदर जितने एलिमेंट है वो प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये देखिए, ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए ये आपका दिया हुआ है। जो अभी हमने इनपुट का प्रोग्राम बनाया था, ठीक उसके नीचे ये आप राइट करोगे तो ये आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करके भी शो करेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके सबके समझ में आ गया कि 2D मैट्रिक्स एंड 1D मैट्रिक्स किस तरह से वर्क करता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, राइट। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग अभी लैब में प्रैक्टिस करवा दूंगा, वो क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं वन डायमेंशन एरे के कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लो, इंक्लूड stdio.h, यस, और आपने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। इसमें क्या करना है, 10 नंबर्स एरे में पास करना है। तो देखो इंटीजर a, यहाँ पे आपने एरे का साइज 10 डिफाइन किया और लूप के लिए आप एक वेरिएबल और ले लो और सपोज कीजिए कि जो नंबर आप एरे में इनपुट करोगे उसका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल 0 ले लिया। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक एरे के अंदर 10 नंबर्स इनपुट करने हैं और उसका सम कैलकुलेट करना है। जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो उसकी टोटल भी हमें प्रिंट करना है लास्ट में, ओके। तो इस तरह से आपने एक लूप, पहले आप 10 नंबर्स इनपुट कर लो। इसके लिए जैसा मैंने अभी बताया आपको लूप एग्जीक्यूट करना होगा। i लेस देन इक्वल साइन यूज़ किया तो क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा। देन i प्लस प्लस एंड बताओ, इसमें एक मैसेज प्रिंट करना चाहोगे तो आप यहाँ पे मैसेज इस तरह से प्रिंट कीजिए, एंटर। ये जस्ट मैसेज है, आप क्या प्रिंट करना चाहते हो ये यहाँ पे आप ये एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा जब आप सिस्टम पे इसको रन करोगे तो, राइट। स्कैनएफ आपने यहाँ इस तरह से स्टाइल डी और क्या यूज़ करना चाहोगे, m% ऑफ व्हाट, एरे का नेम क्या लिया है आपने, a लिया है, a ऑफ i। ये देखिए ये इंडेक्स आपको यहाँ पे इस तरह से पास करना पड़ेगा, ओके। तो ये देखो ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें आपने 10 नंबर्स आपने इनपुट कर दिया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इसका टोटल सम भी चाहिए हमें, तो सम के लिए मैंने वेरिएबल लिया हुआ है सम इक्वल टू 0। इसमें जैसे मल्टीप्लाई कहता है तो आप यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर सकते हो, सम इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ देखो ऐसा नहीं है सम लिखने से सम हो जाएगा, सम एक वेरिएबल है, इसकी जगह कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। सिंपल आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, ठीक है। तो यहाँ लॉजिक ये है कि जब किसी नंबर में आप सम करोगे, 0 सम करोगे तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं होगा। तो इसीलिए सम करने के लिए 0 एंड मल्टीप्लाई करने के लिए इनिशियल वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, राइट। तो सम इक्वल टू सम प्लस आपने यहाँ पर क्या टाइप किया है, a ऑफ i, यस। ये देखिए अब इसको प्रिंट यहाँ करना चाहोगे सम को या लूप से बाहर, बताइए आप लोग। यस, लूप से बाहर प्रिंट करोगे क्योंकि हमें फाइनल सम चाहिए। यहाँ पे मैसेज लिखना चाहो तो आप इस तरह से मैसेज लिखिए %d एंड यहाँ पर कॉमा क्या प्रिंट करना है, सम को प्रिंट करना है, सम। ये देखो ये प्रिंट किया। अब आप गेट ch यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कीजिए एंड इसको क्लोज कीजिए। फाइनली मेन फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, ओके। अब इसको आप सेव कर लो, यस, सेव कीजिए। किस नेम से, किसी भी नेम से आप सेव कर लो। मैंने array1.c एक्सटेंशन है इसका, सेव कर लिया। हर बार बताता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। चलिए ठीक है, इसको कंपाइल करो F9। ये देखिए ये पहले मैंने कुछ प्रोग्राम रन किया था वो उसका आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट आप क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, CLR कमांड अभी यूज़ करेंगे हम लोग। चलो एक बार इसको रन करते हैं। इस तरह से आपने ये देखो जो मैसेज लिखा था ये हर बार ये आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे। अब ये प्रीवियस आउटपुट को आप क्लीन करना चाहते हो, देन इसके लिए CLR ये आप कमांड यहाँ पर फंक्शन यूज़ कीजिए, कंट्रोल F9। देखो अभी आउटपुट आ रहा है, क्लीन आउटपुट आ रहा है। अभी आपके जो प्रोग्राम का आउटपुट है सिर्फ वो आ रहा है एंटर। ये ऐसे ही मैंने लिखा था मैसेज। अब इसमें आप नंबर एंटर कीजिए 5, नंबर 3, 4, 2, कितने टाइम्स लेगा ये, 10 टाइम्स आपने लूप एग्जीक्यूट किया है, 10 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। और देखो लास्ट में फाइनल ये 37 प्रिंट हो गया, ठीक है, 37, यस, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें हमने एरे में 10 नंबर इनपुट किया और सम किया, ठीक है। और बताइए और किसी के पास क्वेश्चन है? चलो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एरे लिखिए, आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिखो
राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इनटू एन एरे एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इसमें से लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो आप, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। पहले आप एक एरे इनपुट कर लो जिसमें आपने और भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। इसमें इसके अंदर आप पहले 10 नंबर्स इनपुट कर लिया। उसके बाद अब देखो हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कुछ भी, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम m ले लेता हूँ, नहीं तो आप लर्न करोगे कि मैक्स लिखने का मतलब मैक्स होता है। तो मैंने सिर्फ m लिया है और यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे के अंदर, एरे का नेम क्या है, a है, तो a का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 पोजीशन। यस, इसको मैंने मान लिया कि ये m के अंदर ये मैक्सिमम नंबर है फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट नंबर को मैंने लार्जेस्ट नंबर एज्यूम कर लिया है। अब मैं ये चेक करूंगा लूप चलाने के बाद एक एक करके कि उसमें और भी जो नंबर है क्या m से लार्जर है। यदि m से लार्जर होगा तो वो हमारा फिर लार्जेस्ट नंबर बनेगा। अब देखिए इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से मैंने बताया था आप दोबारा i का यूज कर सकते हो लूप के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस लूप का i है वो फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से देखिए आप i यूज कर सकते हो या चेंज कर सकते हो वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे प्रोग्राम लॉजिक के ऊपर। i 0, देखो 0 को हमने मैक्सिमम मान लिया, तो आप इस बार 1 से इसको एग्जीक्यूट कीजिए। i लेस देन इक्वल टू 9 एंड यहाँ i प्लस प्लस, ये मैंने 1 से क्यों एग्जीक्यूट किया, समझ में आ रहा है आप सबको। यस, क्योंकि 0 वाले को मैंने m के अंदर स्टोर कर रखा है, मैक्सिमम नंबर है। अब मैं इसके अंदर ये कंडीशन में चेक करूंगा कि एरे ऑफ i, यस, एरे ऑफ i ग्रेटर देन m, यानी जो m के अंदर फर्स्ट नंबर मैंने पास किया है उससे कोई लार्जेस्ट नंबर मिलता है तो उसको अब मुझे m के अंदर स्टोर कर लेना चाहिए। ये देखिए ये, यानी m से जो लार्जर नंबर होगा वो m में स्टोर हो जाएगा। और इस तरह से ये लूप कंप्लीट करेगा 9 तक, यानी जितने भी नंबर्स आपने इनपुट किया है एक एक करके सभी नंबर को चेक करेगा और जो m से लार्जेस्ट नंबर मिलेगा उसको फिर m के अंदर स्टोर करता हुआ जाएगा। और लास्ट में इसको आप प्रिंट करोगे, लूप से बाहर आप प्रिंट कीजिए। लूप मैंने क्लोज किया, नहीं किया, यस क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप प्रिंट कीजिए लार्जेस्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल d एंड m% ऑफ व्हाट, a। आप बताओ क्या प्रिंट करना चाहिए, m को प्रिंट करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे m वेरिएबल के अंदर हमारा लार्जेस्ट नंबर है तो m को प्रिंट करोगे। यस सही है, देखना इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। अब इसको रन करो, कंट्रोल F9 मैंने रन किया। देखिए पहले नंबर हमने 5 एंटर किया। आप समझना ये 5 नंबर, पहले तो आप इसमें नंबर एंटर कर लीजिए, 10 नंबर्स ये इनपुट कर लेगा इस तरह से। यस देखो नीचे मैसेज आ रहा है लार्जेस्ट, देखना इसमें लार्जेस्ट है 8। यस ये सबसे पहले देखो 5 को हमने m के अंदर स्टोर कर लिया, फिर वो 2 को चेक करेगा, क्या 2 लार्जर है, नहीं है। 3 लार्जर है, नहीं है। यस 7 लार्जर है तो 7 को m के अंदर स्टोर हो जाएगा, अब उस स्टोर कर देगा। उसके बाद फिर 8 से कंपेयर करेगा 7 को, यस 8 लार्जर है तो इसका मतलब है कि 8 को अब m के अंदर स्टोर कर देगा। और इस तरह से लार्जेस्ट नंबर स्टोर होता जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक जो लार्जेस्ट मैच होगा, जो लार्जेस्ट नंबर फाउंड होगा उस नंबर को m के अंदर स्टोर करता हुआ चला जाएगा। राइट, अब आप लोग बताइए जरा, इसको मिनिमम नंबर कैलकुलेट करना हो तो, इसमें मिनिमम फाइंड करना हो तो, यस साइन बदल दो, जो ग्रेटर देन साइन यूज किया है इसकी जगह आप क्या करेंगे, लेस देन साइन करेंगे। ये देखिए ये आपका नंबर फाइंड हो गया। राइट, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं सिंगल डायमेंशन से रिलेटेड। 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। मैं अभी और क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ प्रिंटेड, आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद किसी को डाउट हो तो फिर आप मेरे से पूछिए, ठीक है। 2 डायमेंशन एरे को मैं कंपाइल करके बताने जा रहा हूँ। 2 डायमेंशन एरे आप लोग देखिए, इसमें भी देखो मैंने यहाँ हेडर फाइल यूज़ नहीं किया। यस मैं नहीं यूज़ करूँगा, देखो क्या हो गया, हेडर फाइल यूज़ नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड कर लेता है। चलो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर a आपने इस तरह से लिया 2/3, ये देखिए 2/3 मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स का सम बताता हूँ आपको किस तरह से करते हैं। 2 मैट्रिक्स लेना है, 2/3 के मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिए और C यहाँ पर 2/3, ये देखिए ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अब इसके लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, I
और जे वेरिएबल आप ले लीजिए इस तरह से, और वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी हम लोग लेंगे। देखो 3 मैट्रिक्स मैंने बनाया, ए और बी में आप डेटा इनपुट करोगे और सी में उसका रिजल्ट आना चाहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले आप फॉर यहाँ पर एंटर, सॉरी फॉर के अंदर आपको लूप चलाना है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल, देखना फर्स्ट मैट्रिक्स में डाटा इनपुट कर रहे हो, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सही है। आई प्लस प्लस, यस आप मैसेज राइट करना चाहो यहाँ पे राइट कर लो आप, यहाँ देखे प्रिंट एफ, बाहर लिखोगे तो एक बार ही मैसेज आएगा, एंटर नंबर इन मैट1, मैट्रिक्स 1 में, ये जस्ट मैसेज है, ये मैट्रिक्स 1 में नंबर प्रिंट होगा। इस तरह से एक बार मैसेज आएगा, उसके बाद ये नंबर आप यहाँ पे इनपुट करोगे। इसके लिए फॉर नेस्टेड लूप आपको एग्जीक्यूट करना होगा, j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर, बताओ आप लोग, 2 होगा, यस ऑफ कोर्स 2 होगा, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 0 से 2 टाइम्स, ओके। j प्लस प्लस अगेन, यहाँ अब क्या होना चाहिए, scanf, मैसेज प्रिंट एफ मैंने बाहर लिख दिया है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, ये बार बार मैसेज प्रिंट होगा, जितनी बार नंबर इनपुट करोगे ये मैसेज आएगा। एम्परसेंड क्या यूज़ होना चाहिए, ए ऑफ आई, यस एंड जे रो एंड कॉलम। देखिए इस तरह से एक मैट्रिक्स आपने इनपुट कर लिया इसके अंदर। अब देखना एक यहाँ पे देखो ब्रेसेस की सिंगल स्टेटमेंट है, ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने यूज़ किया है तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। देखो ये फॉर, दोनों फॉर क्लोज हो गया, यस। अब इससे फॉर लूप क्लोज करने के बाद एक और, सॉरी यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये देखो इसको इक्वल साइन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, दिख रहा है सबको, ओके। अब मैं एक मैट्रिक्स और इनपुट करना चाहता हूँ, तो आप इस मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर इसके इस तरह से, या दोबारा टाइप कर लीजिए आप लोग। ये देखो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ एंटर इन मैट्रिक्स चेंज करना है मैसेज, मैट्रिक्स 2, और यहाँ सब कुछ सेम रखिए। यहाँ पे क्या करना है, बी को देखो, बी आप यहाँ पर ये बी में इनपुट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 मैट्रिक्स में आपने डेटा इनपुट कर लिया, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब हमें इस ए और बी मैट्रिक्स में जो डेटा आपने इनपुट किया है उसको एक सी वाले मैट्रिक्स में हमें स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट एफ, और यहाँ आउटपुट लिख दिया, आउटपुट, ये जस्ट फॉर्मेट के लिए होता है, आप स्क्रीन पे यूज़र को समझ में आए कि इसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, इस पर्पज़ से हम लोग ये राइट कर रहे हैं। ये देखिए प्रिंट एफ आपने यूज़ किया। अब देखो मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ये सम के लिए, और यहाँ मैंने सी ऑफ आई एंड जे, ये देखिए इस तरह से मैंने लिखा, और यहाँ पर ए ऑफ आई एंड जे प्लस, यस ए कैपिटल मिल गया है वहाँ मैट्रिक्स, तो यहाँ भी आप कैपिटल यूज़ करोगे, यस। और उसके बाद फिर यहाँ बी ऑफ आई एंड जे, देखिए ये आपको राइट करना है, इन दोनों को प्लस करके सी में स्टोर कर दिया। अब इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये देखिए ये प्रिंट एफ, और यहाँ आपने क्या यूज़ करना है बताओ, सी को प्रिंट करोगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट कहाँ है, सी के अंदर है। अब देखो ये जो जे लूप क्लोज करने के बाद यहाँ मैंने बताया था कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपको ये न्यू लाइन इस तरह से यूज़ करना है ताकि फर्स्ट रो प्रिंट करने के बाद वो आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैट्रिक्स हो गया। अब आई थिंक ये गेट सी एच यूज़ करते हैं और हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है, ओके, यस मैं इसको हटा देता हूँ, यस। देखो अब देखिए यहाँ से आप प्रॉपर देख लो एक बार, ये जो हमारा पार्ट है किसके लिए हमने किया है, ये सम के लिए। देखो ये मैसेज को आप रिमूव कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ये आउटपुट के लिए हमने एक लूप चलाई। यस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो बी वाले मैट्रिक्स में ही आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, बट मैंने पार्ट बाय पार्ट अलग बताया है। देखो ये यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का ये पार्ट है, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में डेटा एंट्री किया, ये सेकेंड मैट्रिक्स में डेटा एंट्री किया, और ये नीचे मैंने सम किया है। तीनों पार्ट को अलग अलग किया है। एग्जाम में आप भी ऐसे कर लो तो ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ओके। अब इसको आपने सेव किया है, आपने नहीं किया है तो सेव कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ मैट्रिक्स 3.c के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। चलिए अब देखते हैं इसमें कितने एरर हैं। कंट्रोल F9, यस 1 एरर है। देखो यहाँ पर एरर क्या है, ये तो वार्निंग मैसेज है क्योंकि हमने रिटर्निंग फंक्शन यूज़ नहीं किया है। प्रिंट एफ का मिस्टेक है, दिख रहा है आप सबको। प्रिंट एफ मैंने जो ये यूज़ किया है इसमें डबल एफ लगा हुआ है, इसको ठीक करो आप। ये देखिए प्रिंट एफ,
चलो अब आई थिंक फिर से इसको सेव कर लेते हैं, आपने चेंज किया। उसके बाद अब रन करो कंट्रोल F9। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स 1, देखो मैं इसमें इनपुट करने जा रहा हूँ 2 अगेन 2 2। देखना वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे 12 लिखा हुआ आ रहा है, एक्चुअली वो 1 मैसेज के साथ लिखा हुआ आ रहा था, मैंने 2 इनपुट किया है, ठीक है। और सेकेंड मैट्रिक्स में मैं 3 इनपुट करता हूँ, देखना इसी तरह यहाँ पे 23 शो हो रहा है, एक्चुअली ये 3 है, वो मैट्रिक्स में 2 लिखा हुआ था। देखिए ये हमने पहले मैट्रिक्स में 2 2 इनपुट किया और दूसरे मैट्रिक्स में 3 3, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है 5 5, ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यस, आप फिर से मैं एक बार बताता हूँ, इसमें हमने क्लियर स्क्रीन नहीं दिया था आई थिंक, इस वजह से वो प्रीवियस रिजल्ट भी शो हो रहा था। CLRSCR, ये देखो ये अपने पहले किया, उसके बाद हाँ यस इसको बदल दो, यहाँ पर ये फॉर्मेट इस तरह से लिख दीजिए। ये देखिए ये मैसेज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे लॉजिक के ऊपर। अब वापस आओ, देखो यहाँ, ठीक है, समझ रहे सबको, समझ में आ रहा है सबको। अब ये फॉर्मेट, ये चलो मैं तो यहाँ ऐसे दिखाता हूँ, इस तरह से यहाँ पे स्पेस आपने राइट कर दिया। अब देखना क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, आउटपुट में देखिए आप कंट्रोल F9। अब देखो ये फिर से देखो नंबर 3 3 3 3 3 3, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स में डाटा इनपुट हो गया, सेकेंड मैट्रिक्स में 6 6, ठीक है। ये देखो 9 9, स्पेस दिया था, समझ में आ गया। स्पेस का मतलब ये प्रिंटिंग में ये स्पेस के साथ ये प्रिंट कर रहा है, ओके। तो इस तरह से आपने 2D मैट्रिक्स में डेटा को आपने इनपुट कर लिया है। एप्लीकेशन बताता हूँ, देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग। 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया है और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना है। बताओ क्या चेंज करने हैं हमें यहाँ पर। फर्स्ट रो ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स चलेंगे, ये 2 टाइम्स होंगे, आपने इनपुट किया, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और क्या होगा यहाँ पर आपने इनपुट किया 2, ये सही है, ये प्लस के लिए। अब मल्टीप्लाई में यहाँ एक आपको फॉर एक वेरिएबल एक लूप और चलाने पड़ेंगे, k = 0 एंड k लेस देन इक्वल टू, यहाँ अपने 2 यूज़ किया है, k प्लस प्लस, यस मैंने सेम डायमेंशन लिया है यहाँ पर। अब देखो इसमें इसका फॉर्मेट है C of i j इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर लिया है पहले, और यहाँ पर C of j इक्वल टू C of i एंड j प्लस, ये देखो C के अंदर जो मैंने अभी इनिशलाइज किया है 0, और एक मैट्रिक्स का यहाँ रो ले लिया i यानी k ले लिया, और एक मैट्रिक्स का मैंने यहाँ पर इसको k कर दो और इसको j रहने दो, और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई। यस, आप सबको मैथ में जिनको पता है उनको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए एक मैट्रिक्स का मैंने i लिया है और एक मैट्रिक्स का j लिया है, रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करके आपको बता दूंगा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ये कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है। ये चेंजेस करने थे इसमें, देख लिया आप लोगों ने। देखो पहले मैट्रिक्स मैंने इनपुट किया, ये यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लो आप, क्या लोगे कॉमा k। अब देखिए यार 3x3 का 3 मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में डेटा इनपुट किया है, ये देख लो। फिर मैंने सेकेंड मैट्रिक्स में डेटा इनपुट किया है, ये देखिए आप। उसके बाद फिर थर्ड मैट्रिक्स में आउटपुट चाहिए हमें, इसके लिए सेम लूप आपने एग्जीक्यूट किया है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के लिए आपने C में पहले 0 इनिशलाइज कर लिया, और उसके बाद 0 2, ये देख रहे हो आप, ये रो एंड कॉलम, यानी इसका फॉर्मेट होता है कि एक मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से वैल्यू को फेच करना है। तो इसके लिए हमने एक एडिशनल लूप यहाँ पे k यूज़ किया है, और इस तरह से ये आपका फॉर्मेट बनेगा मल्टीप्लाई का, ओके। अब इसको आप, यस मैं रन करके बता रहा हूँ, डॉट पर ही इसको सेव कर लीजिए, पहले रन करो आप। यस 1 एरर है, चेक कीजिए एरर क्या है। यहाँ पर ब्रेसेस का मिसिंग है, आई थिंक इसमें एक k के बाद मैंने यहाँ पर ये ब्रेसेस यूज़ कर लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ, या तो ब्रेसेस या नीचे फिर इसको क्लोज कर लो। ये सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं इसमें 1 1 1 1 इनपुट कर रहा हूँ, देखिए ये सारे एलिमेंट्स 1, और फिर इसमें भी सारे एलिमेंट 1 है, इसका मल्टीप्लाई 3 आएगा, ठीक है। सबका 3 आएगा तो समझ लो कि ये सही आउटपुट कर रहा है। इस तरह से देखिए ये देखो आ रहा था आउटपुट, देखा आपने,
नहीं देखा तो फिर से देख लो, ये आउटपुट ये है, आपने 1 1 इनपुट किया पहले, दूसरे मैट्रिक्स में आउटपुट ये 3 3 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ओके, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।